नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। क्यों भाई, अच्छे तो हो? ठीक है। आज हमको करने वाले हैं क्या, प्रकाश का चैप पार्ट नंबर 2। किसकी शुरुआत करेंगे? प्रकाश के पार्ट नंबर 2 की। और हेडिंग क्या होगा हमारा? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन को क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन। कहने की बात क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक। अब थोड़ा सा रिवीजन क्या है, पिछला भी कर लिया जाए भाई थोड़ा सा, तो पहली क्लास में होता तो बच्चों साथ साथ में क्या आपका रिवीजन होता रहेगा। मेरे से ये बताओ भाई, प्रकाश कण है सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन। न्यूटन ने। और इसको साबित किसने करा था? आइंस्टीन। कब? 1905 में। ठीक है। फिर कौन आया इसके बाद में? नहीं, यंग आया था। उसने क्या कहा था? प्रकाश एक तरंग है। तो साबित किसने करा था? यंग ने साबित करा था। यंग ने साबित करा था। व्यतिकरण की सहायता से। अच्छा, व्यतिकरण की सहायता से। बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे से एक बात बताओ तुम भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल की कीमत 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था मेरे भाई? इसके बाद में आते हैं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? बोलो। कण है। प्रकाश एक तरंग भी है और कण भी है। किसके तहत? आधुनिक विचारधारा के अनुसार। अच्छा ये बताओ मेरे से, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी। इसके आर पार जिसको सूर्य जो है मतलब किरण आर पार जा सके, मतलब क्या है, सूरज की किरण जो है आर पार जाकर निकल सके, उसको क्या होगी? ट्रांसपेरेंट। अर्ध पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार ना दिखे। ट्रांसलूसेंट। अर्ध पारदर्शी कह रहा मैं। अर्ध पारदर्शी है जी, ट्रांसलूसेंट कुछ थोड़ा अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या है, कहीं ना मतलब क्या है, प्रवेश कर जा रहा है। मेरे भाई को क्या है? ट्रांसलूसेंट यानी अर्ध पारदर्शी। एक होता है ओपेक। तो भाई इसके ओपेक का मतलब क्या है? प्रकाश जो है आर पार प्रवेश न कर सके बिल्कुल। ठीक है, वो किसके माध्यम से? ओपेक के द्वारा। ये बातें हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जा? चांदी। चांदी को मानने जा। ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये किस दिशा में होंगी? बोलो, कहाँ पे होगी ये? तीनों एक ही तल पे होगी। तीनों पे एक ही तल पे होगी। मैंने बताया स्ट्रक्चर बनाया था। बस इधर क्या होगी? आपतित, इधर क्या होगी? परावर्तित, और बीच में क्या होगा? अभिलंब। सीधी सी बात है, कहाँ पे होगा? तीनों जाके एक तल पे होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से होंगे? तीनों एक तल पे मौजूद होंगे। आपतन कोण किसके बराबर हो गए? सभी सतह और सभी। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है। परावर्तन का नियम बताओ भाई। सभी सतह और सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होते हैं क्या? परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? सभी सतह और सभी प्रकार के दर्पण, जितने भी प्रकार के दर्पण है, चाहे परावर्तन का नियम क्या है? चाहे सतह, ठीक, वो क्या है, वहां पर क्या लागू होगा? परावर्तन का नियम। चाहे सतह क्या हो? अनियमित हो। थोड़ा सा याद कर लगा। ठीक है। कल को रमांड होगा, नहीं रमांड होगा कल ध्यान रखना। चैनल भाई तो यूट्यूब पे सुनना दोस्तों। और भी अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रिवीजन आप लोगों का भी होगा साथ साथ में, और नोट साथ साथ में बना के चलने आप लोगों ने। बात की जाए अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होगा भाई? हम इसको क्या विस्तृत परावर्तन भी बोल सकते हैं क्या? क्वेश्चन में होगा विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित परावर्तन। ठीक। परावर्तन का नियम लागू होता है किस पे? समतल और गोलीय दर्पण। किस पे? दोनों पे। किस पे? परावर्तन का नियम किस पे? समतल और गोलीय दर्पण दोनों पे लागू होता है। किसका? परावर्तन का नियम। एक होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है? दो समतल दर्पण के बीच 45 डिग्री का कोण क्या है मेरे भाई? 45 डिग्री के कोण पर होता है। कौन ये होता है मेरे भाई? क्या? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या हुआ है? जो समुद्र के अंदर की वस्तु देख सके हम, कुछ भी हो, उसकी गहराई से देख सके, तो किस माध्यम से देख सके? पेरिस्कोप। वो ही हो गया। ठीक। और पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर बताऊं तो ऐसा कैसा होगा? अगर मान लें कि बाजीबर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा हो, पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर ऐसा होगा थोड़ा सा, और यहाँ से एक नाल सी बना देगा, डाल के नाल बना देगा, ऐसा स्ट्रक्चर हो पेरिस्कोप का।
ऐसा हुआ है मेरे भाई, जैसी वो हो रहा है 12 की नाड़ हो गया है। ऐसा स्ट्रक्चर किसका हुआ है? पेरिस्कोप का। ठीक। तो बात की जाए मेरे भाई कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप क्या होता है? यह क्या होता है? एक प्रकार का क्या हुआ है? बहुदर्शी। ठीक। पूछ लिया जाएगा कैलिडोस्कोप क्या हुआ है? एक प्रकार का बहुदर्शी होता है। इसके अंतर्गत और हमें क्या मिलते हैं मेरे भाई? बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। किसके? अनेक प्रकार के रंग किसके अंतर्गत दिखाई देंगे हमने? जैसे लाल, नीला, हरा, काला, पीला, जो है अनेक प्रकार के रंग क्या हुआ है किसके अंदर? कैलिडोस्कोप के अंतर्गत। ठीक। बात की जाए दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या हुआ है? इसमें पूरी लंबाई को देखने के लिए कम से कम वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। ये भी एक बात बता, वस्तु की लंबाई का क्या बोला इसने? आधा होना चाहिए। अगर वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, तो हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जरूरी नहीं वहां 4 से 10 भी दे सके, 5 दे दी, कुछ भी दे सके, तो उसका क्या है? उसका आधा होना चाहिए। तो इसके बाद में कह रहे हैं भाई क्या है? ये क्या है? एक वस्तु है। तो मेरे भाई क्या है? हम समतल दर्पण के बारे में पढ़े, तो आज समतल दर्पण के बारे में बता दिए। हमारे पास क्या है? ये क्या है? स्ट्रक्चर बना हमने किसका? इसको क्या है मेरे भाई? एक वस्तु है ये। ठीक। और ये हमारे पास क्या है? एक समतल समतल दर्पण है। ये क्या बनाया? दर्पण बनाया हमने, समतल दर्पण। और ये क्या है हमारे पास भाई? प्रतिबिंब है। ठीक। हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? प्रतिबिंब का स्ट्रक्चर है। अगर तू बता, अगर वस्तु की दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड तक है मेरे भाई, क्यों भाई? है तो कितने, तो समतल दर्पण पर कितनी होगी? 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर यहां से कितना होता है? यहाँ 2 होता, तो यहाँ से कितना होता? डबल होता, 4 होता। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, मैंने बताया था कि भाई अगर वस्तु की दूरी मेरे भाई 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कितनी होगी प्रतिबिंब की? यहाँ भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक। तो बात की जाए जो तो मेरे से एक बात हो, जिस दर्पण है, दर्पण के पीछे का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। और दर्पण के सामने दोस्तों किसके? समतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। समतल दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बारे में चल रही बात है, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और बात की जाए इसके आगे कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई? वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण के आगे वास्तविक, और समतल दर्पण के पीछे काल्पनिक। तो भाई पीछे काल्पनिक, आगे वास्तविक। ध्यान रखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, कहीं कहीं बार एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? विषम होती है मेरे भाई। ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? 360/थीटा। ठीक है। तो एक बात बता, हमारे पास कुछ समतल दर्पण है, उनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। और उसमें पूछ लीजिए आप लोगों से कि वो प्रतिबिंबों की संख्या बताओ। मैंने सबसे पहले क्या बताया? जितने प्रतिबिंब होंगे उनके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी, ना कि सम। जितने भी होंगे निकल कर क्या होंगे? विषम ही निकल कर होंगे। अगर मान ले कि मेरे पास प्रतिबिंब क्या है मेरे भाई, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो इनके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी दोस्त? भाई सीधी सी बात, हम इसको 360/90 होगी, तो कितनी हुई? 4 है। लेकिन 4 तो हमारा आंसर नहीं है। 4 - 1 विषम करनी भाई। 4 - 1 कितनी? प्रतिबिंब की संख्या 3 हुई। न्यूमेरिकल बनाए इनसे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बता, इसके आगे तुम कितने भी क्वेश्चन बना सको इसमें। ठीक। अगर मान लगी दो समतल दर्पण है, उनके बीच का कोण मेरे भाई कितना है? 90 डिग्री है। तो कितने बनेंगे प्रतिबिंबों की संख्या? 4। ठीक है। एक सूत्र यूज और लिख रखा मैंने मेरे भाई का, 360/θ-1। अगर 40 डिग्री है, कितना बनेगा बताओ? 4 - 4 = 36। तो सीधी सी बात है, 9 प्रतिबिंब बनेंगे। और मेरे भाई कितने हैं? ये तो मैं एक बात बताऊं, अगर मान ले कि 30 डिग्री का कोण है, तो कितने बनेंगे? अगर दर्पण के बीच में क्या है? 30 डिग्री का कोण है, कितने बनेंगे? कितनी बार डिवाइड हुआ? 12 बार। लेकिन मैंने क्या बताया? विषम। तो 12 में से एक गए, कितना बचा मेरे दोस्त? 11 बचे। कितने बने? 11 बचे। ठीक है। तो हमें इस तरीके से क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सके मेरे भाई। अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जरूरी नहीं बता हमने किताब में भाई अलग अलग स्ट्रक्चर याद करके दो, 32 डिग्री में इतने प्रतिबिंब बनेंगे, 40 में इतने। अरे भाई
भाई ट्रिक सूत्र याद कर लो उसने, किसी का भी पूछ लो। अरे जरूरी थोड़ा बता था 30 डिग्री का पूछेगा, 90 डिग्री का पूछेगा, 40 का भी तो पूछ सके है, 45 का भी पूछ सके, किसी का भी पूछ सके आधार पे। तो बात यह है, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। क्या मेरे भाई, समांतर का मतलब क्या है? दो समतल दर्पण क्या है? आपस में बराबर है, एक भी कितना है 10 का है और दूसरा भी 10 का, तो कितने होगी प्रतिबिंबों की संख्या? अनंत, यानी इनफाइनाइट। ठीक, आगे समझ में। क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री होता है। क्यों भाई, दोनों के कोण का बीच कितना होता है? 0 डिग्री होता है। बात की जाए, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो हाँ, तो परावर्तित किरण दोस्तों किस कितने कितने कोण से घूमेगी? 2 थीटा कोण से घूम जाओगी। ठीक है, कितने? 2 थीटा कोण से। क्या कहा? अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण भी दोस्तों कितनी रफ्तार तक घूमेगी? 2 थीटा है। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? पेरिस्कोप के माध्यम से। इसमें भाई समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप के माध्यम से किया जाता है। बात यह लाल नारंगी और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है मेरे भाई? सबसे अधिक होती है। ठीक है, अरे क्यों होती है? ये पानी द्वारा अवशोषित होती है मेरे भाई। अगर पूछ लिया क्यों है, क्योंकि पानी के द्वारा अवशोषित होती है, क्योंकि इनमें नीले रंग का तरंग दैर्घ्य भी क्या आपस में बिखर जाता है। जो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य होगा, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य तरंग पड़ेगी, उसमें क्या है, हमें बिखर जाओगी। इसीलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। क्या है? इसीलिए समुद्र का पानी क्या हो है? नीला दिखाई दे। बेंजामा का एक गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है तो इसे क्या कहा जाता है भाई? अवतल दर्पण। ठीक, ये सही होगा डायरेक्ट क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम नतादार दर्पण भी बोल रहे हैं और उसको अभिसारी दर्पण भी बोल रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं चाहता कि ये भी ऑप्शन आ सके, ये भी ऑप्शन। तुम कहना भाई मैं तुम्हारा तो अवतल दर्पण पढ़ाया था जी। अरे भाई मैंने लिखवा भी दिया दोस्तों था क्या, साथ साथ में हमने लिखवा भी दिया भाई। ठीक, तो क्या होगा? जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो उसे क्या बोलते हैं? नतोदार दर्पण। तो भाई जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? धसी हुई हो, उसे क्या? नतोदार दर्पण। ये यहां से ये पूछा गया शायद ऑप्शन में अवतल दर्पण ना गई दोस्त, एग्जाम में कई बार मिला हमने। ठीक है, बात ये गोलीय दर्पण के परावर्तक केंद्र के दर्पण को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक केंद्र के दर्पण को किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से जानते हैं। और गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र। देख कितना अंतर है इसमें। क्वेश्चन यहाँ से पक्का लाजमी फंसा है और बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा? ध्रुव पे भी, उसको क्या है? वक्रता केंद्र का भी। तो भाई क्या ध्रुव है? इन्होंने सोचा मैं ध्रुव लगाऊं या वक्रता केंद्र लगाऊं। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कई बार जरूरत है मेरे भाई। क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक केंद्र। क्या? गोलीय दर्पण के परावर्तक केंद्र को क्या? ध्रुव। ठीक है, और गोलीय दर्पण के केंद्र को हम सीधा क्या बोल लेंगे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र। ठीक है, वो दर्पण का कौन सा भाग नहीं है? फोकस। और वक्रता केंद्र क्या है? ये दर्पण के भाग नहीं है। अगर आप लोगों से पूछ जाए कौन से दर्पण के भाग नहीं है तो मेरे भाई कौन से नहीं होने वाले हैं? फोकस और वक्रता केंद्र दोस्तों क्या है? दर्पण के भाग नहीं है। ठीक, बात यह अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक सीधा और कितना भाई? बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या बना? काल्पनिक सीधा और छोटा। उत्तल में छोटा और उत्तल में क्या बनेगा? देखो उत्तल में सीधे के बाद एक छोटा और इसमें क्या बनेगा? अवतल में बड़ा। ठीक है, इसके माध्यम से याद कर सको। देखो इसमें 1 2 3 4 कितने हैं? 4 है उत्तल। इसमें ये मान लो भाई छोटा है, देखो अर्धा तैयार है। इसके माध्यम से याद कर लो भाई। देखो याद करने की ट्रिक होगा और कुछ नहीं। तो इसमें क्या अर्धा तैयार है तो भाई क्या छोटा होगा? ये अवतल है, पूरा पूरा लिख रहा है, बात ये बड़ा होगा भाई। ठीक है, तो भाई मेरे की भाई क्या है? पार्ट 2 आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया गया और साथ साथ में नोट्स बनाइए उसके। ठीक, और मेरे भाई जितनी भी हो सके जल्द से जल्द भाई पढ़ाई के अंतर्गत कोई भी ढील ना छोड़ता बिल्कुल नहीं।
ठीक है, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। पढ़ोगे तुम, थारा सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होने का। मेरा काम क्या है, मैं थारा पढ़ाना है मेरा काम, लेकिन रिवीजन करना तो थारा है, मेरा नहीं है रिवीजन करने का काम। हाँ वो क्या है, मैं बोर्ड पर पढ़ा दूंगा और एक बार आप लोगों से रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन एक बार रिवीजन करने से काम नहीं चलता, कई कई बार रिवीजन करना पड़े। मेरे भाई ये नहीं पता 10 बार रिवीजन कर लिया, 20 बार कर लिया, या कितने अनेकों बार रिवीजन कर लिया। जितनी बार भी आप लोग रिवीजन करोगे उतना ही आपके दिमाग में बनेगा और उतना ही फोकस होगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।